गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, देखो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में आपके दो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और नेक्स्ट चैप्टर है बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें हमें एंट्रोपी के बारे में आप सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर आज शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले हम देखते हैं कि हमें जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। एक सेकंड, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या है, इन दोनों यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है। पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल, फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक बीटा पैरामीटर होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एंट्रोपी क्या होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं उस सिस्टम की एंट्रोपी। ठीक है, तो वो डिसऑर्डरनेस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आती है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, जिसमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब पढ़ते हैं उसके दो कांस्टेंट्स आते हैं अपने पास, ए और बी, उनकी वैल्यू हमें डेरिवेशन से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर हमें बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स पढ़ना है। बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स अपने पास के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पढ़नी है, जिसमें हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बोज आइंस्टाइन गैस में हम कैसे बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें कौन सा चैप्टर शुरू करना है, हमें करना है एंट्रोपी एंड बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देखो भाई, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके फिजिकल बिहेवियर को हम चेक करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होने चाहिए। अब इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं वो क्या है। फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो अपने पास है, ऑल द गैसेज या फिर सिस्टम, ऑल द सिस्टम्स are composed of large number of molecules which are in a state of constant random motion। ठीक है, जो एक सिस्टम होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो सारे पार्टिकल्स आपस में कैसा मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है भाई अपना, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। कितने नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स है किसी भी सिस्टम में, वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट्स। हमने मान लिया इफ n1 n2 n3 एंड सो ऑन आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट cells, then n1 plus n2 plus n3 कितना होगा टोटल अपना n। ठीक है, ये क्या होंगे, कांस्टेंट। क्या होंगे ये, कांस्टेंट। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी हर एक पार्टिकल की अपनी कोई एनर्जी होगी। मान लिया मैंने जो थर्ड पोस्टुलेट होगा वो अपना एनर्जी पे ही है। n1 पार्टिकल के द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, हर पार्टिकल की मान लो इस पार्टिकल की एनर्जी होगी n1u1 n2u2 n3u3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nu हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी
total energy of the system, energy of the system is constant. कैसे बता सकते हैं उनको constant? If U1 is the energy of N1 particle, U1 is the energy of N1 particles in फर्स्ट शेल, क्योंकि ये किस में आया है, ये फर्स्ट शेल में, ये सेकंड शेल में, तो फर्स्ट शेल में N1 U1 एनर्जी, N2 U2 एनर्जी, ठीक है, इन द फर्स्ट शेल, ठीक है. U2 is the energy of N2 particle in the second shell. U2 is the energy of N2 particle in second shell. तो इसी तरह एंड सो ऑन आगे भी चलता जाएगा. तो अपने पास क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी भाई, पूरे सिस्टम की एनर्जी N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस NU, ये क्या है, कांस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो अपने पास क्या है, जो फेस स्पेस है जिसमें सारी जो अपनी सेल डिवाइड होंगी वो सारी क्या होंगी, इक्वल साइज की. इन फेस स्पेस ऑल द एलिमेंट्री, जो भी हम स्मॉल सी सेल्स बनाएंगे, ऑल द एलिमेंट्री सेल्स आर ऑफ सेम साइज, सेम या इक्वल साइज भी बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट आर इक्वली लाइकली टू अकर आर इक्वल. इसका मतलब क्या है, जितने भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, एक्सेसिबल क्या थी भाई, एक्सेसिबल स्टेट्स वो थी अपनी कंस्ट्रेंट मोशन लगने के बाद उन स्टेट में अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर पा रहा है तो उन स्टेट्स को हम कहते थे एक्सेसिबल स्टेट्स. अगर कंस्ट्रेंट मोशन लगने के बाद वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा उन स्टेट्स में, देन यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या, एक कंडीशन, एक रेस्ट्रिक्शन, तो उस रेस्ट्रिक्शन के बाद अगर वो स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो स्टेट अपनी कौन सी हो जाती थी, इनएक्सेसिबल स्टेट्स. तो क्या है, माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं, ऑल द एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल मैक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल. ठीक है. तो अपने पास हो जाएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं. प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या थी, जो अपनी मान लो एक कॉइन को टॉस करती हूँ मैं, तो इसके दो ही पॉसिबल वेज है, तो पॉसिबल आउटकम्स इसकी 2 हो जाएंगी. जो हमारी फेवरेबल आउटकम होगी वो एक ही हो सकती है, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है. तो इसको लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स that are equally likely to occur are equal. ठीक है. नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, उसकी मैक्रो स्टेट, जितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं वो टोटल एग्जिस्ट कर जाएंगे तो वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा. तो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कोरेस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का क्या था भाई, अपने पास मान लो n ट्रायल्स हैं. ठीक है. उसमें से R सिलेक्शन है,
तो मैक्सिमम के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती थी वो क्या होती थी, n/2 और n/2, मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी आने की वो 50 और 50% चांस होने चाहिए दोनों के अकर करने के। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हमें पढ़ना है फेस स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम, कि फेस स्पेस में कितनी वॉल्यूम अवेलेबल होगी उस सिस्टम की, कंप्लीट वॉल्यूम अवेलेबल होगी। मान लिया हमारे पास कि n पार्टिकल्स है, ठीक है, और वो जो n पार्टिकल्स है वो डायनामिक सिस्टम है, मतलब मोशन में है। ठीक है, उनकी कंप्लीट जो वॉल्यूम होगी ओवरऑल वो कितनी हो गई, v। ठीक है, अब अपने पास ये जो डायनामिक सिस्टम है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स को उनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से। हमने मान लिया पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y z है। ठीक है, और जो x y z है वो n पार्टिकल्स के लिए, मतलब हर पार्टिकल की अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो मोशन में है। ठीक है, हमने मान लिए फेस स्पेस। ठीक है, फेस स्पेस में n पार्टिकल्स हैं भाई, क्या है, n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स हैं। इन n पार्टिकल्स की जो टोटल वॉल्यूम है वो v वॉल्यूम होगी। इनकी पोजीशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, पोजीशन को कैसे दिखा सकते हैं, x y और z कोऑर्डिनेट से। अब ये फेस स्पेस मैंने जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है n पार्टिकल्स का जो सिस्टम है वो कैसा है, डायनामिक मोशन, डायनामिक है। डायनामिक है तो मतलब किस में है, मोशन में है। मोशन में है तो उनकी क्या होगी, पार्टिकल्स की अपनी वेलोसिटी होगी। पार्टिकल्स की जो अपनी वेलोसिटी होगी, जब वो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल के वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स होंगे तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को कैसे दिखा सकते हैं हम, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स अपना px, py, pz। ठीक है, इन सारी में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में और हम ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में जिन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे फेस स्पेस के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, स्टैटिक मोशन में तो हम इनको सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन जब ये डायनामिक यानी कि जब ये मोशन में होंगे तो ये मूव करेंगे तो इनकी अपनी कुछ डिफरेंट वेलोसिटीज़ होगी और पार्टिकल की वेलोसिटीज़ होगी, तो हर एक पार्टिकल का अपना अपना क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इनको हम वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो ये फेस स्पेस है इसको हम साइज सेल में वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो सेल होंगी ये कैसी होंगी, इक्वल साइज की होंगी, तो हर सेल के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। अब उन पार्टिकल्स को उनके वेलोसिटी और मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेक्स्ट ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई हमें पढ़ना है अब साइज ऑफ द फेस स्पेस सेल, कि फेस स्पेस सेल का जो किस साइज़ में हम इन सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो अवेलेबल वॉल्यूम है ना, जो हमारे पास कंप्लीट वॉल्यूम है वो हमने मान ली टाउ है। अब हम इस फेस स्पेस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन लार्ज नंबर ऑफ सेल, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल बोल देते हैं, एलिमेंट्री सेल्स। ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो हम मान लेंगे हर एक सेल का जो फेस स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे उनकी अपनी पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम होगी। तो हम जो उनकी पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, ये जो एलिमेंट्री सेल हमने ली हैं, तो इनकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन दिख रहा है, ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फॉर एलिमेंट्री सेल, फॉर एलिमेंट्री सेल्स। तो उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमने मान लिया कि जो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं ये कुछ अपने, मान लो एक पोजीशन x है तो वो थोड़ा dx डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो नेक्स्ट जो पोजीशन हो गया हमारी x प्लस dx हो जाएगी। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो हम इनको मान लेते हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फॉर एलिमेंट्री सेल लेइंग बिटवीन x एंड x प्लस dx
इसी तरह y एंड y प्लस डी एक्स एंड z एंड z प्लस डी एक्स। इसी तरह इनके क्या होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स अपने क्या हो जाएंगे, वो भी अपने पी एक्स एंड पी एक्स प्लस डी पी एक्स इसमें लाई करेंगे, पी वाई एंड पी वाई प्लस डी पी वाई, पी जेड एंड पी जेड प्लस डी पी जेड, इस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। ठीक है, अब जो ये हमारे पर्टिकुलर सेल बनेंगी उनकी कुछ वॉल्यूम होगी। तो अब देखो, जिसमें हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हों और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हों, इस पूरे को मैं क्या बोल दूंगी, पोजीशन स्पेस, पोजीशन स्पेस। तो पोजीशन स्पेस को कैसे लिख सकते हैं, अब इसको मैं क्या बोल दूंगी भाई, पोजीशन स्पेस। तो पोजीशन स्पेस को मैं बता सकती हूँ, पोजीशन स्पेस का मतलब वो कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगी उसकी। तो कंप्लीट वॉल्यूम अपनी क्या आ जाएगी, डी वी इज इक्वल टू में डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, और जो एलिमेंट्री वॉल्यूम होगी मोमेंटम स्पेस के लिए वो मैं ले लूँ, ये किसके लिए, पोजीशन स्पेस के लिए। अब मोमेंटम स्पेस के लिए, मोमेंटम स्पेस की जो वॉल्यूम हो जाएगी उसको मैं डी गामा से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। ठीक है, अब हमारा जो कंप्लीट स्पेस होगा, जिसे हम फेस स्पेस बोल रहे हैं, उसमें क्या ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम दोनों नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो हम फेस स्पेस अब क्या लिख सकते हैं, ये एलिमेंट्री सेल के लिए लिख रहे हैं, तो ये हम किसी एक सेल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम इन द फेस स्पेस, एलिमेंट्री वॉल्यूम इन फेस स्पेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट वॉल्यूम हमारी टाउ थी, तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डी टाउ। तो कितना हो जाएगा, डी वी इंटू में डी गामा, जिसमें कंप्लीट आ जाए। डी वी क्या था, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू में डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। ठीक है, अब ये जो फेस स्पेस की वॉल्यूम है, तो ये हमारी फेस स्पेस की जो वॉल्यूम है वो किन दो की प्रोडक्ट आ गई, पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, मोमेंटम स्पेस से, मोमेंटम स्पेस से। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगी, डी टाउ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी एक्स डी पी एक्स इंटू में डी वाई डी पी वाई इंटू में डी जेड डी पी जेड। इसको भी मैं एच मान लूँ, ये भी एच ये भी एच, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच नोट ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट वॉल्यूम अपने पास फेज एलिमेंट्री के लिए कितनी आ गई, एच नॉट क्यूब। इसको हमने क्या है माना है, से ये सपोज किया है। तो एच नॉट क्या क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एच नॉट हैविंग डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई, डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई मोमेंटम। ये एक लेंथ ही है, ये क्या है, मोमेंटम, तो लेंथ मोमेंटम देखो, ये लेंथ तो मान लो मैंने एल ले लिया, ये क्या होता है एम इंटू में वी। ठीक है, अब हमारे पास है, इसको मैं टाइम से, ये क्या हो जाएगा लेंथ, इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, सेकंड, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख लूँ, सेकंड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल टी माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये अपनी क्या बन गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये क्या बन गई, वेलोसिटी।
मल्टीप्लाई मास, ये भी वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी का स्केयर लिख दूँ, मल्टीप्लाई सेकंड। ठीक है, तो अब मेरे पास किसकी यूनिट बन गई है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्केयर, मीटर स्केयर, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो सेकंड पर सेकंड स्केयर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जूल सेकंड। तो हमारी जो एच नोट की यूनिट है वो क्या आ गई, जूल सेकंड। ठीक है, अब ये जो एच नोट है ना भाई, इसको हम क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से, बाय हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और मोमेंटम, वो क्या हो जाएगी, कैसे देते हैं, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, पोजीशन के लिए dx, मोमेंटम के लिए dpx, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए अपने h, जो कि h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, h इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 6.62 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये h अब किसकी तरह काम कर रहा है, प्लैंक्स की तरह काम कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dpx हो गया। इसी तरह dy और dpy ग्रेटर देन इक्वल टू h, dz dpz ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो अपने पास कंप्लीट वॉल्यूम हमारी क्या आ गई, ये था अपने पास h क्यूब, ये क्या था, dx dpx dy dpy dz dpz, ये जो कंप्लीट आ गई अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू h क्यूब। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, h क्यूब आ गई। ये जो वॉल्यूम है ये हमारी एलिमेंट्री के लिए है, फॉर एलिमेंट्री सेल, एलिमेंट्री सेल। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी होगी, तो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल अपने पास नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगी, कितनी हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालूंगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, इसको डिवाइड कर दूंगी वॉल्यूम ऑफ वन सेल से, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, देखो ये थी मेरे पास एलिमेंट्री के लिए, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम नहीं आ जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम के लिए मेरे को इंटीग्रेट, देखो इसको अलग से इंटीग्रेट, इसको अलग से, इसको, तो अपने पास 3 इंटीग्रेशन आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx dy dz dpx dpy dpz डिवाइडेड बाय, कितनी थी वॉल्यूम अपने पास स्मॉल की, थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास ये क्या हो गया, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, क्या ये इक्वल टू है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx dy dz इंटीग्रेशन dpx dpy dpz डिवाइडेड बाय डीटा। ठीक है, अब ये किसकी वॉल्यूम है, ये अपने पास वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पोजीशन स्पेस v है। ये किसकी अपने पास वॉल्यूम है, ये हमारी मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम है, जिसको हमने गामा से डिनोट किया था। तो अपने पास अब क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल इन द फेज स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन
फेज स्पेस क्या हो जाएगी, हमारे पास थी v इंटू में गामा डिवाइडेड बाय में डी टाउ, ठीक है। और हमें पता है जो डी टाउ है वो क्या है, इज इक्वल टू एच नॉट क्यूब के इक्वल है। कि कब ये एच नॉट क्यूब के कब इक्वल है, क्लासिकल सिस्टम में, क्लासिकल सिस्टम में। और अगर ये हमने लिया डी टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब, ये क्वांटम में, क्वांटम सिस्टम में, ठीक है, जहां पर ये एच क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, आगे काम कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक आपको ये अपने नोट्स वगैरह तैयार कर लेना, ठीक है। तो अपना पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।